बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नारिन, एज अ सोसाइटी हम किस हद तक मुनाफिक लोग हैं, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। चंद मसाले मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारा जो मर्ज़ी की चीज़ होगी वो बहुत अच्छी है, और जो मर्ज़ी के खिलाफ होगी उसके ऊपर हमारी मुनाफ़कत कैसे होती है, हम गलत को गलत और सही को सही क्यों नहीं कह सकते। सबसे पहले, कल एक तकररी हुई अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रिचर्ड ग्रेनल की, और उसके ऊपर दो सफ़बंदियाँ हुई। एक सफ़बंदी ऑब्वियसली वो थी जो इमरान खान साहब की हिमायती हैं, बिकॉज रिचर्ड ग्रेनल माजी में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर चुके थे। ट्विटर के ऊपर उनकी ट्वीट भी मौजूद है। अब कल जब उनको नामजद किया खसूसी एलची डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उनको कैसे रिपोर्ट किया। होता ये है, दुनियावी सहाफ़त का एक तरीक़ाकार ये है कि आप बंदे का बैकग्राउंड देते हो, उनकी अचीवमेंट्स गिनवाते हो कि क्या वो जिस जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है, इज़ दैट अप टू मार्क और इज़ द पर्सन अप टू मार्क। और लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसका एंगल थोड़ा-सा मुख्तलिफ लिया आज, जस्ट बिकॉज़ कि ये साहब इमरान खान के हिमायती और इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत करार देते हैं, और उन माजी में उनकी रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। आज जियो टीवी ने या जंग ने, जियो उर्दू ने जो खबर छापी, उस खबर के 2-3 कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिचर्ड ग्रेनल माजी में कई तनाज़ात का शिकार रहे, जिनमें ख़वातीन के हवाले से बेहुदा ट्वीट्स और हम जिन्स परस्ती शामिल है। रिचर्ड ग्रेनल डोनाल्ड ट्रंप के गुज़श्ता दौरे सदारत में जर्मनी में अमेरिका के सफ़ीर थे। रिचर्ड ग्रेनल के बारे में थोड़ा सा मजीद पढ़ें अगर, वैसे तो इस खबर के अंदर भी थोड़ा सा एंड में जाकर उन्होंने बताया हुआ है कि रिचर्ड ग्रेनल की अचीवमेंट्स क्या हैं प्रोफेशनल, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए इनको पहले ये भी सोचा जा रहा था कि शायद इससे भी ज़्यादा अहम कोई ज़िम्मेदारी देंगे डोनाल्ड ट्रंप, बट इवेंचुअली खसूसी एलची मुकर्रर किया गया। सवाल ये नहीं है अमेरिका का मामला है, वो किसी को क्या कहाँ पर भी लगाएं, हम उसके ऊपर कैसे बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर यही रिचर्ड ग्रेनल लिखते कि इमरान खान चोर हैं, इमरान खान डाकू हैं, इमरान खान को जेल में रहना चाहिए, पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बेहतरीन है, 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, 9 मई वाली कहानी जो है सारी, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत थॉरली हो चुकी है, इन तमाम लोगों को टांग देना चाहिए, तो फिर भी जियो की खबर के अंदर ये तमाम सब्सटेंस जो है, ये जो तमाम तड़का लगाया गया, क्या लगता? सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत फिर भी इसी तरह खामोश रहती रिचर्ड ग्रेनल के अपॉइंटमेंट के ऊपर जिस तरह अभी खामोश है, या फिर पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका होता और पूरे मुल्क में रिचर्ड ग्रेनल को एक शानदार शख्सियत बनाकर पेश किया जा चुका होता? ये जवाब आप लोग जानते हैं इसका क्या है। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपके सामने रखूंगा आज। उससे आगे बढ़िए तो रिसेंटली पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या क्या हो रहा है, किस कदर जब्र है, किस कदर खौफ है, किस कदर पावर का इस्तेमाल है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डेली रिपोर्ट करते रहें अपनी औकात, अपनी बसारत के अंदर, अपनी बसीरत के अंदर रहते हुए हम डेली रिपोर्ट करते रहें, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह रिपोर्ट की जानी चाहिए थी, हमारा मीडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सबसे पहले मैं खुद की बात करूंगा, हम उस तरह रिपोर्ट नहीं कर सके। बिकॉज मुझे किसी एक स्मार्ट सहाफ़ी ने किसी वक्त पे कहा था, रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, कुछ लिमिटेशंस के अंदर रहकर रिपोर्ट कर लेना भी मुनासिब है, ना कि अंदर जाकर गायब हो जाएं और आप कुछ भी ना दुनिया को बता सकें कि क्या हो रहा है। बहरहाल, अभी रिसेंटली जो कुछ हो रहा है हम उसके ऊपर बात छोड़कर, जो जुल्म जबर तसलसल जिस तरह पाकिस्तान को यूँ एक कैद किया हुआ है पूरे मुल्क को हुकूमत ने और तमाम स्टेक होल्डर इस्टेब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स ने, अगर हम उसके ऊपर बात करना छोड़कर इसके ऊपर बात करें कि इमरान खान साहब को लड़ना नहीं चाहिए। इमरान खान जीत नहीं सकते इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान को सुलह कर लेनी चाहिए, इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलनी। तो इसके ऊपर मैं किस लेवल की सहाफ़त, किस लेवल का इंटेलेक्ट या अपनी इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट करूँ। एक मिसाल है, सुहेल वड़ाइच साहब वो एक शो करते हैं जियो टेलीविज़न के ऊपर, आप सब जानते हैं उनको। सुहेल वड़ाइच साहब ने ताज़ा तरीन कॉलम जो है या ताज़ा तरीन तहरीर जो है उसमें फरमाते हैं, इनसे लड़ने का इरादा तर्क कर दें और पहले की तरह उनसे एक मिक हो जाएं, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्ज़ामात लगाने, पख्तूनख्वा में हुकूमत का खात्मा करने और दूसरे इक़दामात की तैयारी की जा रही है। आपको मुक़्तदरा से माफ़ी मिलना मुश्किल है। 3-4 दावे या 3-4 खबरें सुहेल वड़ाइच साहब अपने इन 4 जुमलों के अंदर दे रहे हैं। पहले, इनसे लड़ने का इरादा तर्क कर दें, एक मिक हो जाएं। अगर एक मिक होने का मतलब एक सफ़ा है जो इमरान खान साहब का और जनरल बाजवा का था, तो मुझ जैसा बंदा तो सबसे पहले मुखालिफ होगा इमरान खान साहब का। काम अपना अपना करें, सियासतदान अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज अपना काम करे, कोई एतराज़ नहीं किसी को। एक मिक होने का मतलब अगर हाइब्रिड निज़ाम है और मिलकर हमारे सरों के ऊपर मंडलाना है, तो सबसे पहले तो जनाब मैं खिलाफ हूँगा उसके। आगे बढ़े तो अगले ही ज़रा सोचिएगा कि किस कदर मुनाफ़कत है हमारे अंदर, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने
मतलब ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि दे कैन डू इट, ऑब्वियसली दे कैन डू इट। लेकिन क्या आपको और मुझे इसके ऊपर मज़ामत करने या आपको और मुझे इसको गलत कहने की बजाय ये खबर बनाकर पेश करना चाहिए कि वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्ज़ामात लगाने। मतलब एक बंदा तकरीबन 2 साल से जेल के अंदर है, नए इल्ज़ामात लगाने, जुर्म साबित करने की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, इल्ज़ाम लगाने की बात की जा रही है। और जिस साबिका वज़ीर-ए-आज़म और उसकी बीवी के ऊपर आप निकाह में इद्दत में निकाह जैसे घटिया केस का इल्ज़ाम लगा चुके हों, उससे आगे आप क्या इल्ज़ाम लगा सकते हैं? ये सवाल है। और ये सुहेल वड़ाई साहब तो बंदा कोई पूछे कि जिस हद तक मुक़तदरा जा चुकी इमरान खान के खिलाफ, उस तो अगे की करोगे तुसी ओहदे नाल? मतलब ह्यूमनली क्या पॉसिबल है? इससे घटिया पूरी दुनिया की तारीख के अंदर, इस्लाम की तारीख के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ है, इद्दत में निकाह केस, जिसको आपने इशू बनाकर ज़लालत पूरी दुनिया में से कमाई अपने लिए। इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ें, पख्तूनख्वा में हुकूमत का खात्मा। पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बनी? लोगों ने वोट किए, 2/3 मेजॉरिटी दी एक सियासी जमात को, उनका वज़ीर आला उनकी हुकूमत है। आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपके पास कौन सा आइनी, कानूनी इख्तियार है, इखलाकी जवाज़ है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत ख़त्म कर सकें? उसके ऊपर सुहेल वड़ाइच नहीं बोलेंगे। उसके वो उल्टा थ्रेटन कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत ख़त्म करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। आगे चलकर फिर वार्न कर देते हैं, आपको मुक़तदरा से माफ़ी मिलना मुश्किल है। ओके, ठीक है, अब इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। मुक़तदरा कौन है? मुक़तदरा क्या है? सुहेल वड़ाइच साहब से कभी मेरी मुलाकात हो तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहूँगा, मैं उनसे ये चंद सवालात उनके सामने रखना चाहूँगा। आप किसको मुक़तदरा कहते हैं और आप किसको माफ़ी मिलना कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम मौजूद है, या जिस तरह भी टूटा-फूटा निज़ाम है, मैं इसको कहता हूँ कि जमहूरियत की बदतरीन शक्ल है जो हम पाकिस्तान में विटनेस कर रहे हैं। बहरहाल जमहूरियत है, बदतरीन शक्ल है, बहरहाल जमहूरियत है, क्योंकि इसका नाम जमहूरियत की हद तक हमने रखा हुआ है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस डेमोक्रेसी का निज़ाम ऐसा है कि जिसको अवाम चाहे, जिसको वो वोट दें, वो इलेक्ट होता है और वो असेंबली में पहुँचता है, वो आप पर मुझ पे इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाता है, हुकूमत करता है इस मुल्क के ऊपर। तो उस सारे निज़ाम के अंदर एक शख्स जिसको 8 फरवरी को वोट पड़ता है, उसकी जमात को, उसके नज़रिए को, उसके स्टांस को वोट पड़ता है। ठीक है, वोट पड़ गया, हुकूमत नहीं बनने दी गई। इधर से उधर, उधर से लोग कैसे हुए, जो माज़ी की सबसे एंटी पार्टीज़ थी, वो कैसे इकट्ठी हो गई एक इमरान खान और उसकी जमात के खिलाफ। ठीक है, बल्ले का निशान टिका, छीना, ठीक है। आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे तब ये बताए, ये जो आज हमारे सीनियर सहाफ़ी और दानिशवर हैं ना इस मुल्क के, इन दानिशवरों ने कहाँ पर गलत को गलत कहा? अगर आपका काम सिर्फ ये है कि आप वहाँ की खबर लेकर धमकी दें इमरान खान को या किसी भी और सियासी जमात को, नून लीग को, किसी भी सियासी जमात को आप धमकी दें, तो ये काम तो आपसे बहुत जूनियर लोग भी कर सकते हैं। मास कॉम का एक स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, उसको कोई सोर्स या कोई बंदा बता दे वहाँ का एस्टैब्लिशमेंट का, हुकूमत का, कि हम ये करने जा रहे हैं, वो एक ट्वीट कर दे, एक तहरीर लिख दे, आपसे बड़ा सहाफ़ी तो वो भी है फिर, अगर इसी को सहाफ़त कहते हैं तो। आपका एक्सपीरियंस जमहूरियत की बका के लिए होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होना चाहिए, लोगों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के स्टेक्स पता नहीं क्या हैं, क्या छोटी-मोटी दुनियावी चीज़ों के ऊपर आप लोग इस कदर अड़ चुके हो, इस कदर मुनाफ़िक हो गए हो तमाम के तमाम। सॉरी, मैं बहुत सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ लोगों के लिए, लेकिन इनके देख के मुनाफ़िकत खून खौलता है कि उल्टा धमकियाँ देने पे आए हुए आप। 8 फरवरी से पहले इसी सुहेल वड़ाइच ने क्या-क्या धमकियाँ नहीं दी इमरान खान को और उनकी जमात को। बंदा नहीं मिलेगा, वोट नहीं पड़ेगा, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उन्हें और मैं किया। इससे आगे चलिए, एक आपको मैं आजकल आपके इर्द गिर्द जो हैपनिंग है उसमें से एक और मुनाफिकत की मिसाल देता हूँ। मैं नहीं जानता था पहले, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो टाइम भी नहीं होता और फिर प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लाइटर नोट की चीज़ें या फन पार्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं हम इंजॉय नहीं कर सकते सहाफ़त के अंदर, प्रेशर बहुत होता है। और फिर रिसेंटली 2 साल से अंदर 2 साल में तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, हर टाइम कैलकुलेशन और उधर ही दिमाग लगा रहता है। रजब भट्ट साहब हैं, एक यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। थोड़ी सी रिसर्च मैंने की तो पिछले साल की जो भी साल जा रहा है, दिसंबर वाला 2024, सबसे ज़्यादा व्यूज़ या सबसे ज़्यादा उनको देखा गया यूट्यूब के ऊपर। बहरहाल अचीवमेंट है ये। अब रजब भट्ट साहब की शादी हुई है रिसेंटली और उसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए हैं, किसी ने उनको शेयर का तोहफा दिया है, एवरीथिंग, वो गिरफ्तार भी हुए हैं उसके अंदर। हमारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर एक बड़ी लाइन मुख्तलिफ सी ली कि जी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, पैसा ज़ाया किया गया, उड़ाया गया, ये कौन होते हैं इस तरह पैसा उड़ाकर, डॉलर्स फेंक कर एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाने वाले। ठीक है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकता इस हरकत को। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रजब की शादी के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि रजब एक गरीब आदमी था, रजब की अल्लाह ने मदद की, उसको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उसका बना। मेरे नज़दीक रजब की इनकम हमारे सियासतदानों और बहुत बड़े बिजनेसमैनों से ज़्यादा हलाल की इनकम है। यूट्यूब की इनकम है
और इन बहुत सारे लोगों से वो टैक्स पे करके रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान में हज़ारों लाखों डॉलर हर महीने ला रहा है। तो मेरे नज़दीक रजब की इनकम इन तमाम लोगों से बहुत बेहतर इनकम है, इनसे हलाल है, उसको जो भी तरीका कर आप रख लीजिए अपने सामने। मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे की शादी हुई, व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। क्या लेविश शादी हुई, क्या इवेंट्स हुए, और फिर कैसे हमारे सहाफ़ियों ने 6-6 8-8 मिनट की वीडियोज़ ट्वीट की और अपने यूट्यूब पे चैनल का वाह 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 रईस लोग हैं, जद्दी पुश्ती रईस लोग हैं। ठीक है। रिसेंटली एक गुजरावाला के डेवलपर हैं, उनके साहबजादे या उनकी साहबजादी की शादी हुई। उनके ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत सारे हैं गालिबन। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इल्ज़ामात हैं तो किसी को डिफेम करना या किसी का मज़ाक उड़ाना तो मेरा पर्पस नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़ी शादी हुई, पूरे हमारे नेशनल मीडिया पे चली शादी, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चली शादी। छाए रहे जनाब, सच अ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, इतना पैसा लाता, ये करता, वो करता। ठीक है, आगे चले। बहुत सारे ऐसे सियासतदान जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड के हैं, पिछले 30-40 साल के अंदर अरब खरबपति हो गए हैं। ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके बच्चों से कुछ से तो ताल्लुक़ रहा हुआ है, अभी भी दोस्तियाँ हैं। उनकी शादियों में जाने का मौका भी मिलता है कि कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं। सच डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। और ये रजब तो बहुत एक छोटी सी उसने एक मिसाल आपके और मेरे माशरे की मुनाफ़क़त की आपके और मेरे सामने रखी है, और आज लोग उसके ऊपर लान तान कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया इसने, ये क्या कर दिया। मुझे प्रॉब्लम ना हो अगर आप अक्रॉस द बोर्ड इस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ को या इस पैसे के ज़िया को गलत कहो। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर रजब हम्बल बैकग्राउंड से आता है और अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, दौलत देता है, और वो उसको एंजॉय करता है समहाउ, अपनी अपनी एंजॉय करने की डेफिनेशन है। अगर वो इसको एंजॉय करता है, वो लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर करता है यूट्यूब के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, तो वो गलत है। मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे जुनैद सफदर साहब की शादी होती है, वो डिजिटल मीडिया के ऊपर आती है, तो लोग सलामियाँ झुक-झुक कर यूँ-यूँ करके सियासतदान सलामियाँ दे रहे थे वहाँ पर। हमारा मुआशरा इस कदर मुनाफ़िक है नाज़रीन, हम बड़ी शादियों में, कोई बड़े ख़ानदानों की या बड़े लोगों के बेटों की शादियों में बिन बुलाए किसी के साथ जाकर फ़ख्र महसूस करते हैं। एक फ़ोटो वहाँ पे बनाते हैं कि हम भी इस शादी का हिस्सा थे। हम इस कदर मुनाफ़िक लोग हैं। यही रजब जो है, मुझे बाखुदा बाखुदा आप हज़ार इख्तलाफ़ कीजिए, आई नो दैट कि बहुत सारे लोग आप मुझसे भी इख्तलाफ़ करेंगे कि आप किसको गलत को जस्टिफ़ाई करें। मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा। दिस इज़ हिज़ वे ऑफ लाइफ़। रब ने उसको एक इज़्ज़त दी है, रब ने उसको रिज़्क दिया है, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार रहा है, मुझे बहुत खुशी है। एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ हैप्पी इन दिस कंट्री। 2024 के दिसंबर में अगर आप कुछ सर्वे करवा लें कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग खुश हैं और कितने लोग बेहतरीन ज़िंदगी अपने हिसाब किताब की गुजार रहे हैं, तो मैंने 1% भी पाकिस्तान च लभ गए ना, सियासतदाना ते बड़े बिजनेसमैनों के अलावा, मेरा ना तब्दील कर दिया जे तुसी। फिर आपके मुआशरे में इस कदर घुटन है। बचपन में ज़रा वापस जाइए ना, ऐसे 20-30 साल पहले वापस जाइए, अपनी अपनी ज़रा मेमोरीज़ को ज़रा खंगाल के देखिए। पाकिस्तान एक हैपनिंग कंट्री था। यहाँ मेले ठेले होते थे, लोग निकलते थे, पार्कों में जाते थे, पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, छोटी-छोटी खुशियाँ चुनकर अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार रहे थे। बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आके एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-23 साल के अंदर घुटन बहुत बढ़ गई है। वॉर ऑन टेररिज्म, आज 16 दिसंबर का दिन है। जो वो बच्चों वाल को एपीएस वाले बच्चों के साथ हुआ 16 दिसंबर को, वो 16 दिसंबर बहुत दूर की बात है, दिसंबर आता है तो घुटन स्टार्ट हो जाती है। वो जब बच्चों की फ़ोटोज़ आती हैं और क्या हुआ, सकूत ढाका चले हमसे पहले हो चुका हुआ था एंड ऑल दैट, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने वो विटनेस किया हमसे फर्स्ट जनरेशन ने, उनके लिए वो घुटन का दिन आज भी है। आज के दिन आप और मैं रिचर्ड गैनल पर तनकीद कर रहे हैं, हमारा मीडिया उसके ऊपर तनकीद कर रहा है कि वो हम जिन्स परस्त है। इल्ज़ाम ठोक दिया हमने। है भी तो ठीक है, अमेरिका में ना, वहाँ के कानून ने इजाज़त दी हुई है उसको या नहीं दी हुई। पाकिस्तान में बैठ के आपके पेट में क्या मरोड़ उठ रहे हैं। नंबर 2, सुहेल वड़ाइच साहब की सहाफ़त हम आज डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 3, हम रजब भट्ट की शादी डिस्कस कर रहे हैं। किस कदर नेशनल मीडिया के ऊपर 16 दिसंबर को स्पेस मिली है, ये आपकी और मेरी मुनाफ़क़त है। इसी तरह सोसाइटीज़ तबाह होती हैं, हम तबाह हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हम सँभलेंगे, मैंने कोई उम्मीद नहीं, बाखुदा आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हम वो बॉटम तक जा चुके हैं, हम सतह को हिट कर चुके हुए हैं, बिल्कुल हम ग्राउंड को हिट कर चुके हैं। यहाँ से उठेंगे, ऑब्वियसली उठेंगे। हर चीज़ ने ख़त्म होना है, फिर से स्टार्ट होना है, फिर से स्टार्ट होना है, फिर से ख़त्म होना है, तो ये साइकिल तो नेचर का चलता रहेगा। लेकिन ये मुनाफ़क़त की चंद मिसालें थी। मैं ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, एक साहब हमारे एक दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त हैं, वो मेरे दूसरे दोस्त के ऊपर यूट्यूबर हैं एक तो बहुत बड़े, उनके शदीद नाक़िद, ये क्या करता है, ये एजेंडा टो कर रहा है, ये तो सियासतदान बना हुआ है, ये एक पार्टी के साथ चला हुआ है। और अगला ही उनका सवाल, ये पिछले 2-3 दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले की मुलाकात है।
उसमें पहले मुझे कहते रहे कि ये तुम्हारा दोस्त क्या करता है। मैं कहा यार उसकी ज़िंदगी है, मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई स्टॉप हिम फ्रॉम समथिंग कि तुम ये मेरे को, उसकी ज़िंदगी है, मेरा ताल्लुक अच्छा है, हेलो अच्छी है, बस ठीक है, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। अगला ही सवाल पता है क्या था? यार पैसे तो बड़े कमा गया होगा फिर। मैं हँस पड़ा। मैंने कहा जी आपको इतराज़ पैसे कमाने पे है कि इतराज़ आपकी उनको यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर है? नहीं इतराज़ मैनूं उहदे ते भी है लेकिन पैसे तो बड़े कमा गया हैगा। मैंने कहा जी हुण मैं तुहाडी गल समझ गया। तुहानूं इतराज़ उहदे पैसे कमाण ते वे, उहदी वीडियोज़ ते नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स कि हम किस कदर मुनाफ़िक हैं, किस कदर घटिया हैं। और मैं किसी भी गलत चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ आपके सामने चंद मिसालें लेके आना चाहता था कि आपके और मेरे मुल्क के हालात, इस मुआशरे के जो बदतरीन हालात हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। सोचिएगा ज़रूर और कहीं पर लगे तो लोगों को खुश रहने का, लोगों को ज़िंदा रहने का मार्जिन देना सीखें। रजब जाते-जाते मोर पावर टू यू, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, आपको रिज़्क दे। अगली दफ़ा बड़ा भाई होने के नाते आपको एक एडवाइस कि अगली दफ़ा वो रिज़्क उन लोगों से बाँटिए जहाँ पर नहीं है। आई एम श्योर कि आप पहले भी बहुत बाँटते होंगे। लेकिन ये लोग जो हैं ये आपको किसी हाल में खुश नहीं देखना चाहते। फिर भी खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए।